नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान का दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दूसरा चैप्टर है श्वसन। श्वसन कहते किसको हैं? श्वसन की वैसे तो परिभाषा होती है कि भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो भोजन से किस प्रकार से ऊर्जा मुक्त होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे कि पोषण और पोषण के 5 चरण को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें एक चरण था स्वांगीकरण, जिसमें भोजन अवशोषित होकर के हमारे रक्त तक पहुंचता है और रक्त में स्वांगीकृत भोजन का 2 उपयोग होता है। एक तो ऊर्जा प्रदान करता है और दूसरा हमारे शरीर में वृद्धि का काम करता है। यहां पर श्वसन में हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो श्वसन की परिभाषा, जैसा कि हमने कहा कि भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया जो है सो श्वसन कहलाती है। तो यह लाइक एज अ फ्यूल हो गया, यह एक प्रकार का ईंधन हो गया जो श्वसन के उपरांत यह जो हमें ऊर्जा मुक्त देती है, यह ईंधन हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी मोटरसाइकिल में या कार में पेट्रोल या डीजल डालते हैं। ये पेट्रोल और डीजल जो है सो ऊर्जा मुक्त करती है, तब जाकर के हमारी गाड़ी रन करती है। उसी प्रकार से यह भोजन जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के उपरांत जो है सो ऊर्जा मुक्त होती है और इसी से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है और हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास भी होता है। अब नेक्स्ट में देखिए कि किस प्रकार से भोजन का ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि भोजन ऑक्सीकृत हुआ तो निर्माण कौन सी का हुआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ और ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह जो है श्वसन की बात हो गई। हम लोग पहले सामान्यतः सांस लेना यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना को श्वसन के रूप में देखते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह प्रक्रिया जो है सो सांस लेना कहलाती है। जैसे हम लोग नासिका के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फिर नासिका के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, यह प्रक्रिया जो है सांस लेना कहलाती है, यानी कि ब्रीदिंग कहलाती है। ब्रीदिंग की अगर परिभाषा हम देखें तो सांस लेने की परिभाषा अगर देखें तो वायु से ऑक्सीजन प्राप्त कर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने की यह प्रक्रिया जो है सो सांस लेना कहलाती है। तो इस प्रकार से यह सांस लेना एक प्रक्रिया है, श्वसन भी एक प्रक्रिया है। श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, सांस लेने में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि सांस लेना एक भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया आप लोग इसको जानते होइएगा, क्योंकि जो भौतिक क्रियाएं होती है वह पुनः जो है सो तैयार की जा सकती है, जबकि रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वह पुनः तैयार नहीं की जा सकती है। तो सांस लेना एक भौतिक क्रिया है, इसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर गया, यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, फिर हम उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है सो एक प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, जो भौतिक परिवर्तन होता है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि श्वसन प्रक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यह एक दूसरे के विपरीत है। हम लोग देखे थे कि पोषण में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधे करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए इसके बाद जो है सो ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहां श्वसन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वह ग्लूकोज टूटता है और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनाता है।
तो इस प्रकार से श्वसन प्रक्रिया जो है सो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का ठीक विपरीत प्रक्रिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। यह एटीपी क्या है? अगर इसका फुल फॉर्म कहें, पूरा नाम कहें तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है सो लाइक एज अ करेंसी है, एक मुद्रा है जो हमारे शरीर में जमा होता है, हम उसका उपयोग करते हैं। इसको सामान्य तौर पर आप समझिए, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई काम करते हैं, हम मान लीजिए हम मजदूरी करने गए, मजदूरी करने के उपरांत वहां पर हमको जो है सो धन मिलता है, हम धन को संचित रखते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर भी देखिए कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का जो है ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होकर के वह एटीपी के रूप में जो है सो ऊर्जा संचित होता है। जैसे हमारा करेंसी जो हम अपने घर में संचित रखते हैं, उसी प्रकार से ऊर्जा को हम अपने शरीर में संचित रखने का जो ये पॉइंट है वह एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एटीपी है। यह एडीपी से कन्वर्ट होकर के एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट अगर जुड़ जाता है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। वैसे यह थोड़ी सी कठिन चीजें हैं, यह अगले कक्षाओं के लिए है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं श्वसन के प्रकार के पास में। श्वसन वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को दो भाग में बांटा गया है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और दूसरी जो है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है तो वायवीय श्वसन कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है तो वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। इसके बाद हम लोग इस दोनों को बारी बारी से थोड़े से विस्तार से देखने का प्रयास करें। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन की परिभाषा जैसे कि है कि वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया जो है सो वायवीय श्वसन कहलाती है। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो वायवीय श्वसन कहलाता है। और यह वायवीय श्वसन होता कहां है? यह वायवीय श्वसन चूंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से बने हुए हैं और इसी कोशिका में वायवीय श्वसन होता है। अब यह कैसे होता है इसको थोड़ा सा देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर जो है सो कोशिकाओं के बने हुए हैं। इन कोशिकाओं में जब हम लोग भोजन ग्रहण किए थे तो स्वांगीकरण में हम लोग देखे थे इससे पहले कि भोजन जो है अवशोषित होकर के रक्तवाहिनी में चला जाता है। रक्तवाहिनी से भोजन जो है सो हमारी कोशिका में पहुंच जाता है। तो ग्लूकोज कहां पहुंच गया? तो हमारी कोशिका में पहुंच गया। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करता है, वह भी हमारी रक्तवाहिनी में आता है और रक्तवाहिनी के माध्यम से वह भी हमारी कोशिका में प्रवेश करता है। इस कोशिका में अब होता क्या है कि अब इसकी प्रक्रिया को देखते हैं, क्योंकि यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह ग्लूकोज जो है सो कोशिका के कोशिका द्रव्य में जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज रहता है तो वह कोशिका द्रव्य में टूट करके पायरुवेट का निर्माण करता है, दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। यह कहां होता है? तो यह होता है हमारी कोशिका द्रव्य में। एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज टूट करके दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया पूर्ण होती है कोशिका द्रव्य में। अब यह पायरुवेट जो है सो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है।
ये दोनों पायरुवेट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के उपरांत जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त करती है। तो ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, कहां होता है तो कोशिका द्रव्य में होता है। यानी कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस जो है तो कोशिका द्रव्य में होता है। तो टू मॉलिक्यूल्स पायरुवेट का निर्माण होता है और इसका ऑक्सीडेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो 6 मॉलिक्यूल्स जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 6 मॉलिक्यूल्स जो है सो जल बनता है और 38 एटीपी जो है सो ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह प्रक्रिया इस प्रकार से देखते हैं कि वायवीय शोषण जो है प्रायः जितने भी जीव हैं, कुछ को छोड़ करके उसकी चर्चा आगे अवायवीय में हम लोग करेंगे, लेकिन ज्यादातर जीव में वायवीय शोषण संपन्न होता है। वायु की उपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वायवीय शोषण जो है सो 38 एटीपी ऊर्जा को मुक्त कर। अवायवीय शोषण को देखेंगे। अवायवीय शोषण कहते किसको हैं? अवायवीय शोषण जैसा कि नाम से है स्पष्ट है, अवायवीय यानी कि वायु की अनुपस्थिति, अवायवीय यानी कि वायु नहीं है, यानी कि वायु अनुपस्थित है। तो वायु की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन की क्रिया होती है तो यह प्रक्रिया जो है सो अवायवीय शोषण कहलाता है। या परिभाषा के रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं, जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है तो यह प्रक्रिया जो है सो अवायवीय शोषण कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया जो है सो अवायवीय शोषण कहलाता है। अवायवीय शोषण मुख्य रूप से 2 रूपों में संपन्न होता है। कहां कहां संपन्न होता है इसको हम लोग देखते हैं। एक तो ईस्ट एक प्रकार का फंजाई है, उसमें संपन्न होता है, और दूसरा हमारी मांसपेशियों में भी संपन्न होता है। तो दोनों को हम लोग अलग अलग देखने का प्रयास करते हैं। ईस्ट में किस प्रकार से अवायवीय शोषण होता है उसको सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं। ईस्ट एक प्रकार का फंजाई है, यानी कि वह एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। जब एक कोशिकीय जीव है तो उनकी कोशिकाएं भी हैं। उन कोशिकाओं में ग्लूकोज मौजूद होता है और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ईस्ट जो है सो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है। जब वह ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है तो यह ग्लूकोज उसके कोशिका द्रव्य में टूट करके, यानी कि उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद उपरांत जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट का निर्माण करता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज टूट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट का निर्माण करता है ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद। कहां? तो कोशिका द्रव्य में। फिर इसी कोशिका द्रव्य में चूंकि ऑक्सीजन उसके पास में नहीं है, ऑक्सीजन को वह ग्रहण नहीं करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट जो है उसी कोशिका द्रव्य में पुनः टूटता है और टूटने के उपरांत जो है सो इथेनॉल का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और माइन्यूट लेस अमाउंट ऑफ एटीपी यानी कि ऊर्जा मुक्त करती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है और ऊर्जा मुक्त हो रहा है। तो यह ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया जो है सो अवायवीय शोषण कहलाता है। और यहां पर एक बात और आ जाती है कि फर्मेंटेशन, किण्वन क्या है। किण्वन को समझने के से पहले हम लोग एक छोटी सी बात पर चर्चा कर लेना चाहते हैं। हम सभी लोग जलेबी खाए हैं या पाव रोटी खाए हैं
इसका निर्माण कैसे होता है? सामान्यतः हम देखते हैं कि मैदा को हमारे घर में घोल लिया जाता है, फिर उनको कुछ देर छोड़ दिया जाता है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और उसको तेल की कढ़ाई में एक शेप दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है, फिर उस आकृति को चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है, तो उसके अंदर जो है चाशनी आ जाती है, रस भर जाता है। यह कैसे होता है? यह प्रक्रिया भी हमारे इष्ट महोदय के द्वारा ही होता है। चूंकि इष्ट का भोजन ग्लूकोज है, जैसे ही मैदा को घोला गया, इष्ट उसमें प्रवेश करता है और अपना भोजन ग्रहण करना शुरू करता है, अपनी संख्या में बढ़ोतरी करना शुरू करता है और उस समय जो है वह इथेनॉल को फॉर्म कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता रहता है। तो आप देखते होइएगा कि इसमें यह ग्लूकोज जो मैदा हमने घोरा है उसमें जो है सो बुलबुला की तरह निकलता है और यह बुलबुला जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईस्ट जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि ईस्ट नामक कवक भोजन को ग्रहण करने के उपरांत इथेनॉल नाम का सबस्ट्रांस रिलीज करता है। यह प्रक्रिया जो है सो किण्वन कहलाती है। ईस्ट के द्वारा इथेनॉल के निर्माण की प्रक्रिया जो है सो किण्वन कहलाती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि ईस्ट में जो है सो अवायवीय शोषण होता है। एक दूसरी जगह भी अवायवीय शोषण की प्रक्रिया होती है, वह कहाँ होती है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग सामान्यतः जब बहुत तेज गति से दौड़ते हैं या बहुत तीव्र गति से चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में हम लोग देखते हैं कि क्रैम्प होने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है। वह क्यों होता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि वहां भी अवायवीय शोषण होता है। कैसे होता है? सामान्यतः हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम तीव्र गति से दौड़ते हैं, ज्यादा व्यायाम करते हैं या अन्य प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं, वैसी परिस्थिति में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है मांसपेशी को, उतनी ऑक्सीजन की पूर्ति मांसपेशियों तक नहीं हो पाती है। तो वैसी परिस्थिति में मांसपेशियों में अवस्थित कोशिकाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही वहां पर ग्लूकोज टूट जाता है और टूटने के उपरांत वह लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का निर्माण करता है। लगातार इसी प्रकार से यह प्रक्रिया अगर होती रहती है तो वैसी परिस्थिति में हमारे मांसपेशियों में जो है वह अधिक मात्रा में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। अधिक मात्रा में लैक्टिक एसिड का जमाव ही हमारे शरीर में अकड़न या क्रैम्प या दर्द की अनुभूति प्रदान करता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि अवायवीय शोषण जो है सो दोनों जगह हो रहा है। ईस्ट में भी हो रहा है और हमारी मसल्स में भी हो रहा है। ईस्ट में जब निर्माण होता है तो इथेनॉल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होता है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट का निर्माण होता है और इसके बाद जो है सो लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो यह जो है हमारी कोशिका में ही, कोशिका के कोशिका द्रव्य में ही, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पहुंचता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने का मतलब है वहां पर ऑक्सीजन का उपस्थित होना, तब जाकर के वह टूटेगा, तब 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी। लेकिन यह प्रक्रिया जो है सो हमारी मांसपेशी में यह प्रक्रिया जो है सो हमारे साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है और वहीं पर जो है सो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवायवीय शोषण जो है ईस्ट में भी होता है, हमारी मसल्स में भी होता है। एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि सदाबहारीय पौधे की जड़ में अगर ज्यादा दिन तक पानी लगा हुआ रहे
तो वह पौधे सूख जाते हैं क्यों? इसका आंसर यह है क्योंकि चूंकि अवायवीय से संबंधित ही है, इसीलिए उत्तर देना आवश्यक है कि सदाबहारीय पौधे यानी कि जो पौधे जल में नहीं पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, उसमें अगर ज्यादा दिन तक पानी लगा हुआ रह जाए, जैसे पिछले समय में हमारे यहाँ बाढ़ आई थी तो बहुत पौधे सूख गए। कैसे सूख गए? लंबे समय तक उसकी जड़ में पानी लगा हुआ रहा। उसकी जड़ को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पानी के कारण उनकी जड़ ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाती है। ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करने के कारण जो है वहां पर अवायवीय शोषण होने लगता है और इथेनॉल का निर्माण होने लगता है। इथेनॉल अधिक मात्रा में जब वहां पर इथेनॉल का निर्माण हो जाता है, जमा हो जाता है, तो ये इथेनॉल लाइक एज अल्कोहल है जो उनकी जड़ को नष्ट करने का काम करता है, सड़ा देने का काम करता है, रप्चर्ड करने का काम करता है। और जैसे ही उसकी जड़ें रप्चर्ड होती है यानी कि सड़ जाती है तो वे पौधे सूख जाते हैं। इस प्रकार से सदाबहारीय पौधे की जड़ में अगर ज्यादा समय तक पानी लगा हुआ रह जाता है तो वे पौधे सूख जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के बीच में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय शोषण तथा वायवीय शोषण के बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है, हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वायवीय शोषण है और दूसरी तरफ जो है सो अवायवीय शोषण है। हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि वायवीय शोषण जो है सो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसा कि इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जबकि अवायवीय शोषण जो है सो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नाम से भी स्पष्ट है कि अवायवीय यानी कि वायु की अनुपस्थिति में शोषण की प्रक्रिया हो रही है। यहां पर जो है वायु की उपस्थिति में शोषण की प्रक्रिया हो रही है तो वायवीय शोषण कहलाता है, वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है तो अवायवीय शोषण कहलाता है। दूसरा डिफरेंस है कि वायवीय शोषण में भोजन का पूर्ण विखंडन होता है, यानी कि यह कंप्लीट रूप से ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त करती है, यानी कि यह पूर्ण रूप से यहां पर जो है सो ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। जबकि हम यहां पर देख रहे हैं कि भोजन का आंशिक विखंडन होता है। जैसे ईस्ट में भी हम लोग देखे हैं कि ईस्ट में हम लोग देखे हैं कि इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तथा 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है बहुत ही कम मात्रा में। दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि हमारी पेशी ऊतक में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी कि यह आंशिक विखंडन हो रहा है, पूर्ण रूप से वह विखंडित नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो वायवीय शोषण में जो है सो पूर्ण रूप से जो है ग्लूकोज का विखंडन होता है और अवायवीय शोषण में जो है सो ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होता है। तीसरा हमारा डिफरेंस है, वायवीय शोषण में काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसा कि हम लोग देखे भी है कि 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी कि वायवीय शोषण में ऊर्जा उत्पन्न जो है सो 38 एटीपी हो रही है, यानी कि 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त हो रही है। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि ईस्ट या हमारी मसल्स में जहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वहां 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी कि काफी कम मात्रा में है जो है सो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो वायवीय शोषण में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जबकि अवायवीय शोषण में बहुत ही कम मात्रा का ऊर्जा का उत्पादन होता है। और अंतिम डिफरेंस है अंतिम उत्पाद के रूप में, वायवीय शोषण में अंतिम उत्पाद के रूप में जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। देखे भी थे कि कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त हुई, यानी कि अंतिम उत्पाद जो है इसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। जबकि हम लोग अवायवीय शोषण में देखे थे कि ईस्ट में जो है अंतिम उत्पाद के रूप में इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि हमारी मांसपेशियों में जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, वायु की कमी की वजह से जो भोजन टूटता है या ग्लूकोज टूटता है तो वहां पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम
दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिए कि वायवीय श्वसन में और अवायवीय श्वसन में दोनों के बीच क्या अंतर है। तो यह भाग जो है सो यहीं तक। इसके बाद हम लोग जो है सो पौधे में श्वसन को देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।